मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, मेरे पास कहानियां तो आती रहती हैं। बहुत कहानियां मैं सुन चुका हूं। अब कोई ऐसी कहानी होती है ना, मुझे दिल में महसूस होता है कि हाँ, ये जो कहानी मेरे पास में आई है ना, ये और कहानियों से अलग हट करके है। ज़रूर इस कहानी को आप तक पहुंचाया जाए, और इसलिए मैं आज इस कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये राहुल की कहानी है। कोलकाता के रहने वाले राहुल, साल 2004 का। राहुल कोई धनी मनी परिवार से नहीं थे, मध्यम घराने से थे। और उनके पिता अब नौकरी करते थे, और इसके बाद जब वो रिटायर आए तब उनके पास थोड़ा बहुत अब जो रिटायरमेंट का पैसा आता है वो भी लाखों रुपए में अब उनके पास आ चुका था। उनके पापा चाहते थे कि अपना घर अब एक ऐसी जगह पर बनाया जाए जहां पर उनको सुख शांति मिल सके, क्योंकि वो कॉलोनी के बीच में छोटे से अब घर में रहते थे। लेकिन ये अरमान अब वो पूरा नहीं कर पाए, और इसी बीच उनका हार्ट अटैक आ चुका था और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब पूरे परिवार पर वो विपत्ति आ चुका था। घर के सारे लोग जो भी थे, वैसे तो उनका परिवार ज़्यादा विशेष बड़ा नहीं था। राहुल थे, उनकी उम्र थी 25 साल। राहुल की माँ थी, और राहुल की एक सिस्टर थी जो राहुल से करीब 3 साल की छोटी थी। अभी उसका शादी ब्याह भी नहीं हुआ था। और राहुल के पापा घर बनाने के बाद, नया घर में जाने के बाद बिटिया की शादी करना चाहते थे, वो भी धूमधाम से। वही उनकी इच्छा थी, लेकिन भगवान ने उनकी नहीं सुनी। वो इच्छा उनका पूरा नहीं हो पाया। आखिरकार अब ये गम परिवार को झेलना पड़ा। अब इसके बाद अब राहुल जो पढ़ाई वढ़ाई करते थे वो छोड़ चुके थे, अब अपना घर संभालने लगे। नौकरी अब ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन नौकरी अब इतना पढ़े लिखे तो थे नहीं कि झट से नौकरी उनको मिल जाए। मुश्किल हो रही थी, और ऐसा काम भी मिल रहा था जो वो करना भी नहीं चाहते थे, और उसमें उनका परिवार का अब एक तरह से गुजारा भी नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ जो जमा पूंजी उनके पास में थी, पापा के पास में जो रिटायरमेंट से अब पैसा मिला था, और वो रुपया अब माँ के पास में था। एक तरह से अब माँ ही हकदार थी। राहुल अपने अब दोस्तों के बीच बैठते थे, अपने बारे में सब बताते थे कि भाइयों, मैं अब क्या करूं, नौकरी कोई ढंग की नहीं मिल रही है। तब उनमें से इनका एक दोस्त था राहुल का, वो एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने लगा, और ऐसा अब ख्याली पुलाव बनाने लगा कि उस बिजनेस में इतना पैसा है, लेकिन उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, और तब जाके तुम लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो। अब जो सपना दिखाया था राहुल के दोस्त ने, और उस सपने के जाल में राहुल फंस गए थे। वो वही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। माँ से अपने जाकर बताया कि माँ, एक ऐसा बिजनेस है जो मैं आसानी से कर सकता हूँ। माँ उनको समझाने लगी कि बेटा, अभी तो दिन दुनिया देखा नहीं है, और तू कह रहा है बिजनेस करेगा, पहले बेटा तू कोई नौकरी कर ले, और इसके बाद सोचेंगे इस बारे में। लेकिन अभी मैं बिजनेस के लिए पैसा नहीं दे सकती। वो पैसा तेरे बहन की शादी के लिए रखा है, और पापा की इच्छा थी घर बनाने की, वो मैं काम करूँगी। लेकिन जो राहुल थे ना, अब माँ बाप के अकेले थे, और लाडला थे माँ के भी और पिता के भी। राहुल अपने माँ को मनाने लगे कि देखो माँ, जो पापा की इच्छा है मैं ज़रूर पूरा करूँगा। अब वो घर भी बनाऊँगा, और बहन का तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं धूमधाम से शादी करूँगा बहन का। लेकिन अभी मुझे वो पापा का पैसा निकाल के दे दो, ताकि मैं अपने बिजनेस को खड़ा कर सकूं। आखिरकार माँ किसके लिए पैसा रखेगी। अब बेटा ही कह रहा है कि मैं सब कुछ करूँगा, तो माँ विश्वास में आ चुकी थी,
और वो लाखों रुपए निकाल करके अब राहुल को दे दिया। राहुल अपने दोस्त के साथ में मिलकर के अब बिजनेस का काम स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन बीच में और पैसों की जरूरत पड़ी। आखिरकार बीच में काम अब उनका रुक गया था। अब उतने ही पैसे की और जरूरत थी उस बिजनेस में। अब इतना पैसा और लगाना था, लेकिन पैसा अब आएगा कहाँ से? आधा जो काम था उनका पूरा हो चुका था, लेकिन अब पैसा अब किधर से लिया जाए? अब जो राहुल थे अपने मामा के पास गए कि मामा ऐसे ऐसे बात है, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और आप मेरी मदद कीजिए और मैं आपका पैसा कुछ महीनों के बाद वापस कर दूंगा। मामा उस बिजनेस के बारे में जानना चाहते थे कि कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, कर रहे हो, वो मुझे खोल के बताओ। जब राहुल ने उसके बारे में बताया तो मामा अब एकदम से गुस्सा हो गए थे और वो अपने भांजे पर नाराज भी हो गए कि राहुल तुम गलत लाइन में जा रहे हो। वो पैसा तो तुम्हारा डूबा ही समझा और आगे भी तुम अब किसी से उधार भी लोगे, मुझसे भी लोगे, तो वो भी पैसा डूब जाएगा। जो हुआ उसको भूल जाओ और अपने घर लौटो और कोई नौकरी वोकरी कर लो। अब वो पैसा तो तुम डुबा चुके हो। लेकिन राहुल को समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। वो समझे कि मामा अब उनको नीचा दिखा रहे। उनके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी कि मामा को जलन हो रहा हमसे, कहीं हम उनसे आगे ना निकल जाए। लेकिन मामा उनको सच्ची बात बता रहे थे, लेकिन राहुल को वो बात बुरी लग रही थी। आखिरकार अपने उसी दोस्त से अब सलाह मशवरा करने लगे कि भाई अब आधे अधूरे में हमारा काम पड़ा हुआ है, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। अब वही दोस्त जो उनको राय दे रहा था, सब कुछ कर रहा था और बिजनेस के बारे में बताया था, अब वो एक राय दिया कि देखो मैं एक ऐसे शख्स के जानता हूँ जो ब्याज पर पैसा देता है, लेकिन अगर तुम उसका ब्याज वक्त पर ना चुकाओ और पैसा भी कब तक चुकाओगे उसको बताना पड़ता है और तय वक्त में उसका ब्याज और तय वक्त में मूलधन वापस करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। वो अब अपना पैसा कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब राहुल के दोस्त ने सब कुछ बता दिया। अब इनकी जो गाड़ी मझधार में पड़ी हुई थी, अब राहुल अब वही करने लगे जो दोस्त बता रहा था कि भाई चलो हमसे मिलवाओ। अब तो हमें पैसे की जरूरत है, हमारा बिजनेस तो स्टार्ट हो जाए तभी तो पैसा आएगा और सबसे पहला मैं उसी को चुकाऊंगा पैसा। राहुल का दोस्त अब उस जो ब्याज देने वाला लोग हैं, खतरनाक लोग, उनके पास राहुल को ले जाता है, पूरी कहानी बताता है तो पैसा दे देता है, शर्तों पे देता है कि इतना टाइम लगेगा, इस टाइम पीरियड में तुम्हें पैसा वापस करना होगा और हर महीने उन पैसे का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। राहुल अब मान चुके थे, एग्रीमेंट भी साइन कर चुके थे और इसके बाद वो पैसा भी अब अपनी कंपनी में लगाए जो कंपनी बनाए थे। कंपनी जरूर चली 3 महीने तक, कुछ पैसा भी आया, लेकिन वो कंपनी डूब गई। अब जो अपना पैसा तो डुबाए और कर्जे वाला पैसा भी अब डुबा चुके थे। अब इसके बाद राहुल के आगे अब अंधेरा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अब तो एक तरह से सारा पैसा वो डुबा चुके थे। माँ को क्या बताएं और वो ब्याज वाले को ब्याज कैसे दें, अब उसका मूलधन कैसे वापस करें, बड़े झंझट में फंस गए थे। और वो जानते थे कि जिससे हमने ब्याज लिया है ये खतरनाक लोग हैं। अब वो वक्त भी आ चुका था और रोज की तरह राहुल अब अपने घर से निकल जाते थे। माँ जानती कि बेटा अपना जो नया बिजनेस किया है वहाँ जा रहा है, लेकिन राहुल उस जगह पर जाते नहीं थे। अब जो टाइम अब ब्याज का देना था, ब्याज भी अब बहुत ज़्यादा था, राहुल उस ब्याज को चुका नहीं पा रहे थे और तब वो ब्याज वाले, अब खतरनाक बंदा था, अपने चेले चपाटे को भेजने लगा कि जाओ अब पकड़ के ले आओ राहुल को, कहाँ मिलेगा, जैसे भी हो या तो पैसा ले आओ या तो उसको पकड़ के ले आओ। अब राहुल जान चुके थे कि अब उसके चंगुल में आ गए ना तो वो तो बदमाश लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राहुल
अब एक तरह से छिपते फिर रहे थे डर के मारे। और आखिरकार अब वो जो उनके लोग थे अब राहुल के परिवार तक पहुंच चुके थे। ढूंढते ढूंढते जानकारी लेते हुए घर में पहुंच गए। घर में जब माँ को बताया गया कि देखो तुम्हारा बेटा ने इतना कर्ज लिया है, इसका ब्याज ही इतना है, मूलधन तो दूर की बात है। अब माँ राहुल की जो थी वो भी सदमे में आ चुकी। बहन का रो रो के बुरा हाल कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। राहुल रात को आते थे, जब पूरा बस्ती सो जाती थी ना, तब वो छिपते छिपाते अपने घर पहुंचते थे। और जब राहुल उस रात घर में आए तो माँ ने सच्चाई जानना चाहा। सब कुछ बता दिया कि देखो वो ब्याज वाले अब लोग यहाँ पर आए थे, हमें धमका के भी गए हैं और इस घर को भी वो कब्जा कर लेंगे, तब हम लोग कहाँ जाएंगे। तूने ऐसा क्यों काम किया। अब राहुल के पास में कोई जवाब था ही नहीं। राहुल अब रोते रहे कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम इस पैसे को कैसे वापस करेंगे। अब माँ के पास में इसका कोई जवाब नहीं, बहन कैसे जवाब दे। आखिरकार राहुल अपने माँ को समझाते हैं कि माँ मैं अपने दोस्तों से जो हैं बाहर के और उनसे मैं मदद मांगा हूँ। सबसे पहले मैं उसका ब्याज और रकम अदा करूँगा और इसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन पहला जो काम है उसका ब्याज का पैसा देना और फिर मूलधन वापस करना। जब हम इसको दे देंगे तो हम टेंशन मुक्त हो जाएंगे और इसके बाद माँ हम जरूर सोचेंगे, जो आप सलाह दोगी हम करेंगे। अब एक तरह से पूरा परिवार उलझन से भरा हुआ। अब नींद हराम हो चुकी थी, खाना पीना तो दूर की बात थी। राहुल भी अब समझ चुके थे कि वो अब एक तरह से पूरा का पूरा बर्बाद हो चुके हैं। अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं था। अपने दोस्तों से मदद मांगे थे। अब दोस्त भी कहने लगे कि भाई अब इतनी बड़ी रकम है, अब थोड़ा वक्त तो मुझे दो। महीना डेढ़ महीना का वो भी वक्त मांगे थे। अब राहुल उन्हीं के विश्वास पर अब रुके हुए थे और रात के आते थे और सुबह जल्दी निकल जाते थे। सुबह अंधेरा, अब उजाला होने से पहले ही अंधेरे में। ऐसा ही रोज के काम था। लेकिन आखिरकार वो जो गुर्गे थे अब ब्याज वाले, वो रात के टाइम भी आने लगे। उनको पता लगता था कि राहुल दिन भर कहीं गायब रहे, लेकिन रात को तो अपने घर में भी आएगा। आखिरकार गुर्गे तो थे बदमाशी। अब घर खुलवाए, माँ से जबरदस्ती घर खोलो, हम देखना चाहते हैं। लेकिन एक रास्ता था, अब जो रास्ता, उससे राहुल अपने घर से निकल गए। अपना बैग में कुछ कपड़े डाले, कुछ पैसे अपने पास में जो बचे हुए थे रखे और माँ को समझाकर कि माँ मैं निकल रहा हूँ, जब पैसे के पूरा इंतजाम हो जाएगा ना तब मैं लौट के आऊँगा। तू मेरा फिक्र मत करना, मैं अपने आप को बचा कर रखूँगा। दोस्तों से मैंने बात कर रखा है और वो मेरी मदद करेंगे। और इसके बाद राहुल अब रात के टाइम ही घर से बाहर निकल जाते और उधर दरवाजे पर दस्तक वो जो बदमाश थे दे रहे थे कि जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो धड़धाड़ते हुए घर में घुस गए। पूरा घर का कोना कोना छान मारा, राहुल का पता नहीं लगा। और तब वो धमकाते हुए माँ को निकले कि जल्द से जल्द अपने बेटे को खबर करो कि पैसा हमारा वापस करे, पहले ब्याज का, इसके बाद मूलधन। अब माँ का रो रो के बुरा हाल, कहने लगी हाँ कुछ समय दो, मेरा बेटा जरूर वापस करेगा। बड़ी मुश्किल से उस घर से वो विदा हुए। अब इधर जो राहुल थे ना, वो जान चुके थे कि सबसे पहले मुझे कर्जा ही अब देना पड़ेगा और तभी हमारा परिवार अब चैन से रहेगा, नहीं तो वो लोग तो आते रहेंगे, ऐसे ही माँ के साथ में धमकाते रहेंगे। अब राहुल पूरी तरह से टूट चुके थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मदद किससे लिया जाए, किसके पास जाया जाए। अब जो दोस्त थे वो पहले भी बोल चुके थे कि महीना डेढ़ महीना लगेगा, राहुल थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब राहुल का समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदमाश हमारा घर का पीछा करते रहेंगे, माँ को धमकाते रहेंगे, अब क्या करे तो क्या करे।
अब अपने दोस्तों पर अब पूरा विश्वास भी नहीं था, लेकिन अब करे तो क्या करे। और इसके बाद रात को ही राहुल अब उस अपने इलाके से निकल गए, दूसरे इलाके में पहुंच गए। शहर वही था लेकिन इलाका अलग हो गया था। पार्क में गए, एक पार्क में जाकर के बीती हुई रात, एक वैसे तो पार्क का गेट बंद था और एक चोर रास्ता था जिसके सहारे वो अंदर घुस गए। पार्क बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था रात के टाइम में। अब एक खाली बेंच पर जा करके अब वो एक तरह से उसी पर लेट करके रात बिताया हो। वैसे तो उनकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे अब वो पूरी रात बीती। और इसके बाद सुबह होते ही अब वो अब उस बेंच से उठ चुके थे, क्योंकि लोग बाग अब उस जगह पर आ चुके थे अपना व्यायाम कसरत करने के लिए। और राहुल अब उसी बेंच का अपना ठिकाना बना लिए थे। लेकिन जब शाम हुई ना, 7 बजते ही अब जो पार्क का चौकीदार था, राहुल उसी बेंच पर अपना थैला रखे हुए और आराम कर रहे थे। चौकीदार आ गया कि बाबू निकलो, अब पार्क बंद होने का टाइम आ चुका है, अब यहाँ पर रहना आपके लिए ठीक नहीं है। अब राहुल करते तो क्या करते। अब मेन गेट से निकल गए, लेकिन वो चोर रास्ता उनको रात में मिल चुका था। अब वो सोचे कि थोड़ा देर बीतने के बाद में फिर मैं उसी चोर रास्ते से अंदर आ जाऊंगा, और सुबह होगा फिर मैं उसी से वापस हो जाऊंगा। और दिन के टाइम तो पार्क खुला ही रहता है, तो मैं चौड़े से मेन दरवाजे से अंदर आकर के उस बेंच पर आराम करूंगा, खाना पीना अपना बाहर कुछ खा लिया करेंगे। वैसे ही राहुल ने किया। वो जो पार्क था ना, लोगों की नज़र में वो पार्क एक तरह से डरावना था। रात के टाइम में अब वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस पार्क के अंदर में कोई आ सके। जैसा उस कॉलोनी के लोग अब राहुल को बताते थे, बाद में इस कहानी का पता चला था। उस टाइम राहुल को इस पार्क के बारे में, इसका इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वैसे ये भूतिया पार्क था लोगों की नज़र में, वहाँ अंदर में आत्माएं रहती थी। अब राहुल जो थे ना, इस बात को तो जानकारी रखते नहीं थे, और वो हर दिन उनका यही काम था। रात को चोर रास्ते से अंदर आ जाते थे, सारी रात बेंच पर आराम करते, और सुबह अंधेरे में ही उसी चोर रास्ते से बाहर निकल जाते। जब पार्क खुल जाता तब तक वो नाश्ता पानी करके दोबारा अपना मेन गेट से अंदर आ जाते थे। चौकीदार की नज़र में हाँ बाहर से आ रहा हूँ, और उसी बेंच पर अपना अड्डा बना लिए थे। ऐसा करते करते अब पूरा 5 दिन बीत गया था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि अपने घर में जाए, क्योंकि वो जानते थे कि ब्याज वाले लोग अपने लोग वहाँ पर खड़ा कर रखे होंगे और वो तलाश रहे होंगे कि राहुल कहाँ गया, जैसे भी है उसको पकड़ के ले आओ। अब राहुल बिल्कुल डरे हुए थे। अब अपना जो ठिकाना था पार्क में बना हुआ था, रोज की तरह अब शाम हो चुकी थी। चौकीदार ने इशारा किया कि बाबू आप रोज यहाँ पर क्यों आते हो और इसी जगह पर बैठते हो, बात क्या है? बाबू ये पार्क अब शाम को रहने लायक नहीं है, रात को रहने लायक नहीं है। वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन राहुल जो थे ना टेंशन में थे और चौकीदार की बात का मतलब समझ नहीं पाते थे। चौकीदार उनको इशारा जरूर करता था कि बाबू इस पार्क में अब ज़्यादा देर तक आप बैठा मत करो, लेकिन राहुल समझ नहीं पाते थे चौकीदार का इशारा। अब वो बिल्कुल एक तरह से समझ नहीं पा रहे थे। अब वो ही करते थे। अब शाम को अपना 7 बजे पार्क का गेट बंद हो जाता था, बाहर निकले और कुछ होटल में खाना वाना खा करके अपना अब फिर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास उसी चोर रास्ते से अब पार्क के अंदर प्रवेश कर गए। और वो रात थी एक तरह से ग्रहण वाली रात, पूर्णमासी की रात और ग्रहण वाली रात थी। जब बेंच पर आए ना, तब वो जगह बड़ा कुछ आज अलग सा लग रहा था। 8:30-9 बजे की बात है। राहुल बता रहे थे कि मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ था, और वैसे मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। खैर मैं अपने टेंशन में था,
मैं यही सोच करके बेंच पर बैठ करके रोया करता था कि अब मैं क्या करूँगा, इतना कर्जा मैं कैसे चुका पाऊँगा। चलो, मैं अपना पिता का जो पैसा डुबाया तो डुबाया, लेकिन मैं कर्जा लेकर के उनका पैसा भी डुबा चुका हूँ। अब वो पैसा कैसे वापस होगा? अगर वो उस दोस्त ने नहीं दिए तब मेरा परिवार का क्या होगा? वो तो घर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद मेरी माँ बहन कहाँ जाएगी? मेरा क्या होगा? अब इसी टेंशन में डूबे हुए अब एक तरह से जो राहुल थे ना, बहुत परेशान थे और आंसू बहा रहे थे। ऐसा करते करते अब रात का अब एक तरह से आधी रात हो चुकी थी। अब राहुल ऐसे ही रोए जा रहे थे, अपने भविष्य के बारे में सोचते थे कि मैं कैसे, अब क्या करूँगा। मैं तो अब एक तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। फिर अपनी आंखें रोने के बाद अब आंखें बंद करके अब सोचने लगे थे। अचानक उनकी आंख खुलती है, तब अपने बगल में एक बुजुर्ग इंसान को बैठे हुए देखते हैं। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, अब उम्र से देखने में लग रहा है कि 60-65 साल, 70 साल का होगा। सफ़ेद वस्त्र पहने और राहुल को एक टक निहार रहा है उसी बेंच पर। और राहुल अब उस व्यक्ति को देखते हैं ना तो चौंकते नहीं हैं। अब जानते हैं कि जैसे मैं चोर दरवाजे से अंदर घुस के आया होगा, ये व्यक्ति भी उस रास्ते को जानता होगा और आ गया। ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन वो लगातार घूरता रहता है ना राहुल को। और तब राहुल सोचते हैं कि चलो इस बेंच से अब हट जाया जाए। अब उस पार्क में तो बहुत सारी बेंच लगी हुई थी, चलो किसी दूसरे बेंच पर बैठा जाए। वो अपना थैला अब उठा लेते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। और तभी वो बुजुर्ग कहता है कि सुनो बेटे, इधर आओ, बैठो बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। राहुल उस अजनबी बूढ़े को देखने लगते हैं कि मैं इसको जानता नहीं, ना पहचानता, ये भी मुझे जानता नहीं होगा, तो क्या बात करने वाला है, चलो बात सुन लेते हैं। अब फिर राहुल उसी बेंच पर आ बैठते हैं। बूढ़ा देखता रहता है। अब फिर कहता है कि बेटा, क्या तुम्हारे पास में अब पानी वानी है पीने का? राहुल पानी की बोतल अपना बैग से निकाल कर दे देते हैं कि लीजिए बाबा जी। वो पानी की बोतल खोल करके 2-4 घूंट पानी पीता है, फिर वो बोतल राहुल को पकड़ा देता है और कहता है कि बेटा, मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी अब आंखों से आंसू निकल रहे थे, बात क्या है बेटा? मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन उस अजनबी पर राहुल कतई विश्वास नहीं कर सकते थे। हाँ, वो टालने लगे कि नहीं बाबा, ऐसे कोई बात नहीं था। लेकिन वो बूढ़ा आसानी से राहुल को छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा, बेटा, मैं कई रातों से तुम्हें देख रहा हूं, तुम इस बेंच पर आकर के पूरी रात बैठते हो, सोते हो और तुम रोते रहते हो, बात क्या है बेटा? तब थोड़ा राहुल को धक्का लगा कि कई रात से कहाँ? बूढ़ा तो आज मेरे पास में आया है, तो कई रात से ये कहाँ मुझे देख लिया? राहुल पूछने लगे, बाबा, मैं तो आज आपको देखा हूं। तब बाबा कहने लगा, अरे बेटा, मैं तो पहले ही रात से तुम्हें देख रहा था, तुम बड़े परेशान हो और हमेशा उदास रहते हो, सोचते रहते हो, रोते रहते हो, बात क्या है बेटा? बताओ तो सही, हो सके तो मैं तुम्हारा मदद कर सकूं, अगर ऐसा कुछ बात है तो। अब बूढ़ा बाबा जो थे दिलासा देने लगे थे और कहने लगे कि बेटा, हर बात बताओ मुझसे, छिपाओ मत। तब राहुल अब टूट चुके थे, रोते रोते सारी बात उस बुजुर्ग बाबा से अपनी बताई कि बाबा, मेरे साथ में ऐसा हो गया, मैं खुद ही अपना पैसा बर्बाद कर चुका हूं, मुझे वो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था, मैं तो उस बिजनेस का ABCD तक नहीं जानता था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने ही मुझे उस जगह पर अब ला खड़ा किया, मुझे उसने ही एक तरह से बर्बाद कर दिया, वही तो मुझे उस बिजनेस में अब लगाया था। अब बाबा कहने लगे, बेटा, दोस्त जो था ना, दोस्त तो अपनी जगह पर सही था, तुम्हें वो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था जिसके बारे में तुम्हें जानकारी ना हो। आखिरकार तुमने अपने बाप का पैसा भी डुबा दिया,
और ऊपर से तुमने कर्जा भी ले लिया, और वो भी कर्जा अब ऐसे तैसे लोग से नहीं, अब एक खूंखार व्यक्ति से लिया है। अब तो तुम्हारा हाल वही होने वाला है बेटा। तुमने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है, तो अब भुगतो। अब ये सब इतना तो बता चुके थे कि चलो बाबा कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ बताएंगे मेरे बारे में कि मैं क्या करूं, अब कैसे करूं। लेकिन वो बाबा अब राहुल पर गुस्सा हो चुके थे और उठ करके जाने लगे। राहुल कहने लगे, बाबा इसीलिए मैं आपसे अपनी बात नहीं बता रहा था कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगे। अब बात वही हुआ ना, मेरी आप बीती सुन करके और आप उठ करके चल दिए। मुझे यही उम्मीद था और इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा था। जब राहुल ये बात बोले ना, तब वो बूढ़ा फिर वापस आ गया और फिर बेंच पर बैठ गया। राहुल की तरफ देखने लगा। राहुल के आंखों में अभी भी आंसू निकल रहे थे। शायद बूढ़ा को ये बात अब एक तरह से अच्छा नहीं लगा राहुल को रोते हुए देख करके। तब वो राहुल को बोला कि बेटा चलो भूल जाओ, अब जो बीत गई वो लौट के कभी नहीं आती है। अब ये रोना धोना बंद करो। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त है तुम उसके लिए। अगर तुम वो शर्त मान लोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब राहुल अब बूढ़े बाबा की तरफ देखने लगे और कहने लगे, बाबा आप जो कहोगे हम मानने के लिए तैयार हैं, बस वो कर्जा मेरा लौट जाए, इसके बाद तो मैं सब कुछ देख लूँगा, जो करना होगा मैं करूँगा। सबसे बड़ी अब मुझे कर्जे की टेंशन है, वो खूंखार लोग हैं। अब जो बूढ़ा बाबा थे ना, कहने लगे कि सोच लो, ये काम भी आसान नहीं है। लेकिन राहुल कहने लगे, बाबा मैं कुछ भी करूँगा, उन पैसे को चुकाने के लिए आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और तब बाबा बार बार कहते रहे कि बेटा तुम सोच लो, ये जो काम मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ ना, अब एक तरह से तुम्हें सोचना चाहिए, परखना चाहिए और तब हाँ भरना चाहिए। लेकिन राहुल तो एक तरह से जोश में थे, पैसा पाना चाहते थे कैसे भी करके। और वो कहने लगे, बाबा कोई भी शर्त हो, बस शर्त यही होना चाहिए कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, और उसके लिए कोई भी काम आप मुझे दोगे, अब मैं वो करने को तैयार हूँ। अब बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी और कहने लगे कि ठीक है, जब तुम इतना करने के लिए तैयार हो तो चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाता हूँ। तब राहुल के कान खड़े हुए, क्या मतलब बाबा? तब कहने लगे बूढ़ा बाबा कि भाई तुमने तो अब शर्त मान भी लिया है, अब लड़की से मिलवाऊंगा तभी तो वो तुम्हारा कुछ मदद कर पाएगी। तो अब राहुल कहने लगे, कहाँ चलना पड़ेगा? अब बाबा कहने लगे, इस पार्क में अब पैसा थोड़ी मिलने से रहा, हमें चलना पड़ेगा, कुछ आगे दूर चलना पड़ेगा, और तब मैं उस लड़की से तुम्हें मिलवाऊंगा। अगर वो मान गई तो समझो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप जो राहुल थे उनके पास में अब रास्ता भी क्या था, बाबा उनकी मदद करने के लिए तैयार थे और वो मदद करने के लिए अब राहुल को लेके जा रहे थे। आखिरकार राहुल अब बाबा के साथ चलने लगे। उसी मेन गेट से, वो मेन गेट पर जब पहुंचे ना, तो मेन गेट खुला हुआ था, जबकि उनकी आंखों के सामने में वहां ताला लग जाता था। ये कैसे हो गया, अब राहुल को सोचने के लिए इतना वक्त नहीं था। उसी मेन गेट से आगे आगे बूढ़ा आदमी, अब पीछे पीछे राहुल निकल गए। पैदल चलते जा रहे हैं अंधेरे में। अब वो जो शहर का इलाका था वो तो अब छूट चुका था, और 1-1.5 किलोमीटर पैदल जरूर लगा होगा कि राहुल हम चले हैं। इसके बाद एक अनजान जगह पर, राहुल जानते नहीं थे, ना उस एरिया में कभी आए थे, और वो भी रात के वक्त में, एक ऐसे घर के अंदर पहुंच गए जहां पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आसपास में कोई दूसरा घर भी नहीं था। हाँ, वो घर बाहर से देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था। आसपास मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अब राहुल और बूढ़ा बाबा उस घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। राहुल चौंकते हुए कहने लगे, बाबा आप कहाँ लेके आए हो?
एक घर में कोई रहता होगा, मुझे तो नहीं लगता है। कि देखो ना, दरवाजे पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, गंदगी का अंबार है आसपास में। ये कौन सी जगह पर आप लेकर आए हो? बूढ़ा बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो चुपचाप रहो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना। देखो, मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूं और जब दरवाज़ा खुलेगा ना तो उसमें से एक लड़की निकलेगी। लड़की तुम्हें देखेगी, लड़की को लगेगा कि हाँ तुम उसके लायक हो, तब तो तुम्हें उस घर में लेके चली जाएगी और तुम्हें कोई भी आनाकानी नहीं करनी है। उसकी हर बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। लड़की जब वो खुश हो जाएगी ना, तब तुम्हारा संकट एक तरह से दूर हो जाएगा। अब तुम्हारा एक तरह से कर्जा का जो पैसा देना है उसका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन खबरदार, उस लड़की से दूर भागने की कोशिश मत करना, ना कोई ऐसी अब चीज करना जो उसको बुरा लगे। बाबा समझाने लगे। राहुल जो थे ना, अब उस टाइम पहली बार थोड़ा डरे थे, खौफ में आ चुके थे कि बाबा कौन सी लड़की से मिलवाने वाले हैं और लड़की उनके साथ में क्या करेगी। बाबा इशारे इशारे में अब राहुल को समझाने लगे, अरे भाई, लड़की है तो तुम पसंद आ गए तो प्रेमी तो करेगी, और इससे ज़्यादा क्या करने वाली है। लेकिन तुम उसको गुस्सा मत दिलाना, तुम उसको नाराज मत करना। अब बाबा हर बात एक तरह से बंधे हुए अंदाज में राहुल को बताने लगे। अब राहुल को कहने लगे, बेटा, अगर तुम तैयार हो तो मैं दरवाजे पर दस्तक दूं, और नहीं तो हम लोग लौट जाते हैं। अब इतनी दूर पैदल चल कर के राहुल आए और लौटने के लिए तो नहीं आए थे, पैसे के इंतजाम ही तो करने के लिए आए थे। और तब राहुल कहने लगे, बाबा मैं तैयार हूं, आप दरवाजा खटखटाओ। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा बैठा, उसकी आंखें अब चमकने लगी थी। अब फिर दोबारा पूछा कि हाँ बेटे, तुम तैयार हो ना, मैं दरवाजा खटखटाऊं? तब राहुल बोले, हाँ बाबा, मैं पूरी तरह से अपने को अब तैयार कर लिया हूं, जो होगा देखा जाएगा। अब तो हम इस जगह पर आ ही गए हैं। इसके बाद बूढ़ा आदमी उस दरवाजे को नॉक करने लगा, खट 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 खट। ना जाने कितनी बार वो ऐसा ही करता रहा। अब फिर बूढ़ा आदमी पीछे हट चुका था। राहुल को बोला, बेटे तुम दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ और मैं अब जा रहा हूं। अब राहुल अब बाबा को जाते हुए देख एकदम घबरा गए। कहने लगे, बाबा आप रुको तो सही, आप कहां जा रहे हो? बाबा कहने लगे, अब मेरा कोई रोल नहीं है यहां पर, अब तुम्हारा ही रोल स्टार्ट होता है। अब तुम्हारी तकदीर कि तुम उस लड़की के पसंद आओगे या नहीं आओगे, ये तुम्हारी तकदीर पर निर्भर करती है। इसके बाद बाबा अंधेरे में अब गायब हो चुके थे और उस जगह पर राहुल अकेले खड़ा अब दरवाजे के पास अब दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। दिल जो था उनका तेजी से धड़क रहा था। अब क्या होगा, कौन निकलेगी इसमें से, कैसी होगी? अब दिल तेजी से धड़कने का अब मतलब था ही उस जगह पर, कोई भी होता ऐसा ही होता उसके साथ में। और राहुल तो संकट से घिरे हुए थे। आखिरकार एक तेज आवाज करके दरवाजा चर्र से खुलता है और उसमें से एक लड़की निकलती है सफेद वस्त्र में, देखने में एकदम जवान सुंदर लड़की, चेहरा बहुत हसीन, आंखें चमकती हुई अंधेरे में भी। और वो पहली नजर में राहुल को अब देखती है तो राहुल को इशारा करती है, अंदर आ जाओ। राहुल रुके रहते हैं और तब लड़की दोबारा बोलती है, इशारा करती है हाथों से, अंदर आओ अंदर आओ। लेकिन राहुल अभी भी अब एक तरह से उस लड़की को देख करके और देखते रह जाते हैं कि भाई इतनी सुंदर लड़की इस पुराने घर में कर के आ रही है, कौन है ये? राहुल एकदम डर गए थे उस वक्त में। लेकिन लड़की फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ करके अंदर कहती, आ जाओ ना अंदर, बाहर क्यों खड़े हो? और इसके बाद वो अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही लड़की दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही बंद करती है
वहाँ पर जोर से अब म्यूजिक की आवाज़ आने लगती है, जैसे ढोल नगारे उस जगह पर बजने शुरू हो गए। अब इतनी शोर, अब ढोलक की, तबले की जैसी आवाज़ वहाँ पर चलने लगती है। अब लड़की आगे आगे, अब पीछे पीछे राहुल। आखिरकार बाहर में क्यों शोर सुनाई नहीं पड़ी, हाँ अंदर आते ही वो शोर कैसे होने लगा। राहुल ताज्जुब में थे। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी जगह में आ गए हैं, बाबा कहाँ लेके आ गए हैं, ये लड़की मेरी कैसे मदद करेगी। आखिरकार जब अंदर हॉल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं और सबका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद वस्त्रों से ढका हुआ, बस उनकी आंखें दिखाई दे रही है और वो भी चमकती हुई आंखें। अब कोई ना कोई वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कोई तबला बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई अलग अलग ऐसे ही उपकरण को अब बजाए जा रहे हैं और उसकी आवाज़ जोर जोर से अब गूंज रही थी, कानों में राहुल को महसूस हो रही थी। वो लड़की उसी जगह पर चली जाती है। अब वो म्यूजिक बज रहा है, लड़की डांस करने लगती है और राहुल को भी इशारा करती है कि तुम भी आ जाओ, डांस करो। राहुल तो वैसे ही डरे हुए थे उस वक्त में, लेकिन बार बार लड़की इशारा करती आओ। अब बाबा ने जो समझाया था कि लड़की को नाराज मत करना, उसको गुस्सा मत दिलाना, अब राहुल समझ गए थे जब इसके घर में आ गए हैं तो जो कहेगी हमें वही तो करना पड़ेगा और तभी तो मेरी कुछ मदद कर पाएगी। अब उनकी निगाहें जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई तबला, कोई हारमोनियम, कुछ और, सब पर धीरे धीरे वो नज़र डालने लगे। सबका जो चेहरा था ना, सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ, अपने चेहरे को बांधे हुए थे, बस उनकी आंखें खुली हुई थी और वो अपना एकदम संगीत को बजाए जा रहे थे सुर ताल में। लड़की डांस की जा रही थी और साथ में राहुल को बोल रही थी कि तुम भी डांस करो ना, तुम भी डांस करो ना। अब राहुल जैसे बाबा ने बताया था, अब वैसे ही अब लड़की के साथ में अब डांस करने लगे। वो डांस चलता ही जा रहा था। अब नए नए धुन पर डांस बजता रहा, नए नए धुन पर लड़की डांस करती रही और आखिरकार घंटों सब चलने के बाद आखिरकार वो डांस रुक जाता है। जो भी वहाँ पर लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, अब इंस्ट्रूमेंट छोड़ करके वो ना जाने कहाँ चले गए। अब वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और लड़की अब राहुल को देख रही थी और कहने लगी तुम अच्छा डांस कर लेते हो, आओ हम अब आओ चल कमरे में चलते हैं, कुछ खाया पिया जाए, मुझे भी भूख लग गई है। आगे आगे लड़की और पीछे पीछे राहुल एक सजा हुआ कमरे के अंदर में पहुंचते हैं, जहां पर मखमली बिस्तर लगा हुआ है, हर तरफ मखमली पर्दे लगे हुए हैं और पर्दे में से जैसे रोशनी निकल रही हो, ऐसा कमरे को रोशन कर रही हो। जब वो देखते हैं ना तो राहुल भौचक्का रह जाते हैं और पहले ही घर में आए थे तो बाहर से देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इस घर में कोई रहता होगा। वो म्यूजिक बज रहा था तो उसका शोर बाहर क्यों नहीं जा रहा था। राहुल आश्चर्य में होते जा रहे थे हर नया नया चीज को देख करके। आखिरकार लड़की उनको पलंग पर बैठने की इशारा करती है कि बैठो यहाँ पर, क्या आप खाओगे, क्या पियोगे, पूछने लगती है। अब राहुल कहते जो आपकी इच्छा है वो खिला दीजिए, जो आपकी इच्छा है पिला दीजिए। अब एक तरह से लड़की कुछ पकवान लेके आती है, कुछ तरल पदार्थ उनको अब पीने के लिए देती है। जब वो घूंट भरते हैं ना, तब उनको समझ में आ गया कि जो पदार्थ पी रहे हैं वो पानी नहीं है, जरूर ये मदिरा है या दारू है। कई बार वो इस स्वाद का टेस्ट ले चुके थे, वैसा ही टेस्ट इनको लग रहा था। अब इसके बाद वो नशे में हो चुके थे। लड़की के साथ में अब बैठे हुए लड़की अब उनसे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है, क्या चाहिए तुम्हें। अब एक तरह से लड़की उनसे हर एक बात की जानकारी ले रही थी और राहुल नशे में थे, लेकिन सब कुछ बात बताते जा रहे थे। देखिए हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, लेकिन कर्जे वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। मैं अब उस पार्क में रहता था, बाबा आए, पूरा कहानी उन्होंने बता दिया। लड़की के चेहरे पर
मुस्कान दौड़ गई थी। आप फिर कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, सब मैं प्रबंध कर दूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आओ हमारे साथ में। पलंग पर अब एक तरह से अब वो आपस में प्रेम करने लगे। अब इसीलिए लड़की तो लेके आई थी और ऐसा ही उनका अब बातचीत प्रेम चलता रहा। अब कितना समय हुआ अब ये पता नहीं चला राहुल को, क्योंकि उस टाइम में उनके पास में अब कोई घड़ी नहीं थी, ना टाइम देखने का कोई यंत्र था। आखिरकार लड़की जो थी अब एक तरह से प्रसन्न हो चुकी थी राहुल पर। हाँ, कहने लगे ठीक है, अब जो तुमने किया बहुत मुझे अच्छा लगा, डांस भी तुम बड़े मज़ेदार किए, वो भी मुझे पसंद आया। और सुनो, तुम्हें यहाँ पर 5 रातें आना पड़ेगा। आज पहली रात हो गई और 4 रात और, इसके बाद में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अब बोलो तुम। अब राहुल उसकी बात को मान ही लिए थे कि ठीक है जी, जैसा आप कहोगे हम करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो पैसा मुझे कर्जे वालों को चुकाना है, अब जिसके लिए मैं आपके पास में आया हूँ। लड़की मुस्कुरा कहने लगी अरे उसकी चिंता मत करो, मैं सब प्रबंध कर दूंगी। इसके बाद कहते कि आप राहुल जाओ, आप उसी जगह पर जाओ या जहाँ मर्जी जाओ, अब जाओ, अब हमें आराम करना है। और राहुल अपना पलंग से उठते हैं और तभी लड़की कहती है कि देखो सामने वो गुलाब लगा हुआ ना पौधा, फूलदान जो दिख रहा है, और उसको तुम उठा के ले जाओ। अब जो राहुल थे ना, अब लड़की के बात को मानते हैं और उस फूलदान को उठाते हैं। अब एक तरह से उनको नज़र में पीतल का फूलदान है, अब नक्काशी किया हुआ, पुराने ज़माने के स्टाइल में बना हुआ था और उसमें कुछ गुलाब का फूल भी डाले हुए थे। अब एक तरह से लड़की ने उनको गिफ्ट किया था और वो झिझकते हुए अब वहाँ खड़े हो जाते। तब लड़की बोलती है अरे उठा लो इसको छोड़ो नहीं और अपने थैले में रख कर के ले जाओ। अब राहुल उठाते हैं उस फूलदान को, तो वजन लगता है उसमें। अब आखिरकार मेटल का है तो वजन तो होगा ही। अब वो अपने हाथ में लेकर के अपने जो बैग लाए थे और उसमें वो फूलदान को रख लेते हैं। अब फिर लड़की अब उनके साथ जाती है, दरवाज़ा खुलती है, अब मुस्कुरा के कहती है कि इसको संभाल के रखना, कहीं फेंक मत देना, ये मेरे प्यार की पहली निशानी है। और राहुल मुस्कुरा कहते हैं ठीक है जी, हम इसको संभाल कर रखेंगे। अब लड़की बोलती है कि फिर रात में आना है, जाओ तुम खाओ पिए आराम करो जहाँ रहते हो, और इसी वक्त में तुम्हें अब रात में आना है। अब इसके बाद राहुल दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, लड़की दरवाज़ा बंद कर देती है। राहुल फिर मुड़ कर देखते हैं उस दरवाजे को और उसमें मकड़ी के जाले वैसे ही लगे हुए हैं, गंदगी का अंबार, जैसे वो दरवाज़ा कभी खोला न गया हो सालों से, ऐसा ही लग रहा था। अब वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। अब उस जगह पर खड़ा होकर के एक नज़र फिर डालते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी जगह पर आए हैं, हमें जाना कहाँ पर है। अब एक तरह से रास्ता भटक जाते हैं और तभी वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में से प्रकट होता है, निकलता है और राहुल को देखता है। कहते बेटा हो गया तुम्हारा लड़की से दोस्ती हो गई? तब राहुल मुस्कुरा कहते हाँ बाबा, जैसा आपने कहा था हमने अपना वचन को निभाया। तब बाबा बोले कुछ लड़की ने दिया है वो कुछ उपहार? बोले हाँ, एक मेटल का अब ये फूलदान दिया है, मैं बैग में रखा हुआ है, आपको दिखाऊं? तब बाबा कहने लगे नहीं दिखाना नहीं, संभाल कर रखना जैसा वो बोली है, चलो हम चलते हैं। अब बाबा ही उस जगह से निकाल के लाते हैं राहुल को। अब फिर उसी गेट से पार्क के अंदर, गेट खुला हुआ है और पार्क के अंदर प्रवेश करते हैं, बेंच पर बैठ जाते हैं। अब बाबा भी कुछ देर अब राहुल से बात करते रहते हैं। अब इसके बाद बाबा कहते हैं कि बेटा तुम आराम करो, अब मैं भी अपने ठिकाने पर जा रहा हूँ। राहुल कहते हैं कि बाबा कुछ अपने बारे में बताइए, उस लड़की के बारे में कुछ बताइए। तब बाबा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं खबरदार, उस लड़की के बारे में आज तो पूछ लिया, दोबारा मुझसे कोई सवाल जवाब ना करना। मैं तुम्हें अब बताया था ना कि शर्त है, और तुम शर्त को अब उल्लंघन नहीं करना है। ना तो मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा बताऊंगा और ना
लड़की के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा कहा गया है अब वैसे ही तुम्हें करना है। रात को तुम तैयार रहना, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। इसके बाद बाबा फिर अंधेरे में चले गए थे। जब सुबह हुआ ना तो सो रहे थे, बेंच पर ही सो रहे थे। और चौकीदार दरवाजा खोल करके, अब रात में कैसे क्या हुआ ये तो जानते नहीं थे, चौकीदार ही आया और उनको उठाने लगा। नींद में थे, अब सारी रात सो नहीं पाए थे। कब यहाँ पहुंचे थे, घड़ी तो थी नहीं उनके पास में, टाइम पता भी नहीं चला। नींद में अब बेसुध थे। चौकीदार आके उठाने लगा। जब जागे तो चौकीदार नाराज हो गया, तुम कैसे आए पार्क के अंदर में? अब एक तरह से भौचक्के रह गए थे। अब कोई ना कोई बहाना बनाने लगे कि मैं तो पार्क में ही था, मैं तो बाहर ही निकला। और चौकीदार बड़ा गुस्सा हो गया था। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस जगह में रात में कोई नहीं रुकता? चौकीदार बहुत नाराज हो रहा था। अब राहुल कहने लगे कि चौकीदार चाचा नाराज मत होइए, अब मेरा कोई घर बार तो है नहीं, अब मैं रात में यहीं पर आपकी नज़र बचा करके छुप गया था। जब आप गेट बंद कर लिए ना, तब मैं आकर के इस बेंच पर सो गया था। मेरा घर बार नहीं है, मैं दूर का रहने वाला हूँ। लेकिन चौकीदार बहुत नाराज था। कहने लगा बेटा तुम चाचा कह रहे हो, चलो अच्छी बात है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बेटा रात को गलती से भी इस पार्क के अंदर मत आना। यहाँ पर आत्माएं घूमती रहती है और वो तुम्हारा बुरा कर सकती है बेटा, और मेरा कहना मानना, अब जाओ निकलो अब। इसके बाद जब अब वहाँ से निकलते हैं ना तो अभी अंधेरा ही है, लेकिन सुबह होने जा रहा था, सुबह वाली अंधेरा था। और इसके बाद चौकीदार के पीछे पीछे वो चले आते हैं और वो गेट फिर चौकीदार ताला लगा देता है उनको बाहर निकलते ही। अब 7 बजे के आसपास शायद वो गेट खुलता हो, ये तो पता नहीं, लेकिन अब उस जगह से राहुल निकल जाते हैं। अब मुड़कर देखते हैं तो चौकीदार ताला बंद करके और अपने केबिन के अंदर चला जाता है। लेकिन जब रात निकले थे तो वो गेट पूरी तरह से खुला हुआ था। चौकीदार उस जगह पर था भी नहीं। ये कैसे क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उनका दिमाग तो अब ऐसे भी काम नहीं कर रहा था। राहुल का बड़े परेशान थे। अब छुपते छुपाते फिर नाश्ता पानी करने के बाद दिन के टाइम अब उस गेट से आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि चौकीदार अब उनको डांट चुका था, एक तरह से पहचान चुका था। फिर उसी चोर रास्ते का उन्होंने इस्तेमाल किया। दिन में अब दूसरी बेंच पर आकर के जो पेड़ों के पीछे था और वहाँ पर आराम करने लगे थे। रात में फिर वही हुआ। वो बुजुर्ग व्यक्ति अब उनको लेकर के गया उसी घर में। अब फिर वही सब कुछ होने लगा उस घर में। वो लड़की डांस करती थी, वहाँ तबला बजता था, हारमोनियम बजता था, ढोलक बजता था, और लड़की दिल खोल के डांस करती थी। गजब की डांसर थी राहुल की नज़र में, और राहुल भी उसका साथ देते थे। जब वो थक जाती थी तब राहुल को उसी कमरे में ले जाती थी। प्रेम अगर करने के बाद में अब राहुल कहती कि आप जाओ। अब फिर एक फूलदान गिफ्ट करती थी कि वो फूलदान उठा लो, उसमें देखो गुलाब है। हर रोज अलग कलर का गुलाब उस फूलदान में रहता था, और वो कहते इसके संभाल कर रखना, हमारी प्रेम का निशानी है। और इस तरह करके 5 रातों अलग अलग गुलाब का फूलदान उस लड़की ने गिफ्ट किया, और सब कुछ अपने थैले में संभाल कर रखे थे। अब इसके बाद जब 5वीं रात आ गई ना, तो उनको लगा कि लड़की अब उनको पैसे देगी, कौड़ी देगी, मदद करेगी। लेकिन जब लड़की कहने लगी कि ठीक है राहुल, अब हम मिल नहीं पाएंगे, अब यहाँ से एक फूलदान उठा लो, और उसमें अब सफ़ेद कलर का अलग कलर था, उसमें गुलाब लगा हुआ। राहुल चौंकते हुए कहने लगे कि जी मैं उठा तो लेता हूँ, लेकिन बाबा ने कहा था कि आप मेरी मदद करोगे। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी हाँ बिल्कुल मदद करूँगी, ये फूलदान उठाओ और यहाँ से निकल लो। और इसके बाद राहुल इस जगह पर अब आना भी मत दोबारा। आज से हमारा तुम्हारा जो रिश्ता था यहीं तक था, अब यहाँ पर कभी भूल के कदम मत रखना।
नहीं तो यहाँ पर आओगे जरूर, लेकिन जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, यहाँ कोई और मिलेगा, और वो तुम्हें इस जगह से बिल्कुल जाने नहीं देगा। मैं तो तुम्हारी अब गरीबी पर तरस खा रही हूँ, लेकिन वो जो लड़की है ना, जब इस जगह पर आएगी वो तुम्हें कोई तरस नहीं खाती है। और अब जो अपना मतलब है हल करेगी, तुम इस जगह पर हमेशा के लिए कैद रह जाओगे। तो मेरी बात को मानना, कभी गलती से भी इस घर को ढूंढते हुए मत आना। अगर आ भी गए ना तो दूर से निकल जाना। इस घर का दरवाजा बिल्कुल मत खटखटाना। लड़की पूरा समझा के चेतावनी अब दे करके राहुल को कहने लगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ। राहुल अब पैसे की अब बाट देख रहे थे कि लड़की अब 5 रात तो हो गया है, पैसा देगी, मदद करेगी, लेकिन वो एक तरह से अब कह रही थी कि निकल जाओ, दोबारा मत आना। राहुल उदास हो गए थे, लेकिन लड़की से बात करना चाहते थे, लेकिन लड़की अब कहने लगी अब टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, राहुल तुम निकलो यहाँ से जल्द निकलो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंस के रह जाओगे, तुम इस जगह से निकल नहीं पाओगे। इसके बाद जबरदस्ती वो गेट पर जाती है लेकर के राहुल को, और राहुल को धकेल देती है और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लेती है। राहुल एकदम परेशानी की हालत में गेट पर खड़े रहते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं कि ये मैं सब इस लड़की के लिए किया, लेकिन लड़की अपने वादे से अब एक तरह से मुकर गई। मेरी मदद कहाँ किया? मुझे पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन पैसा तो मिला ही नहीं। अब मैं कर्जे वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कर्जा चुकाऊंगा, कैसे मैं घर पे जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा? उदास हो गए थे। आज जमीन पर बैठ करके अब रोने भी लगे थे। तभी बाबा अंधेरे में से निकले और राहुल के हाथ पकड़ के उठाए। ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो अब चलो यहाँ से निकलते हैं। अब राहुल कहने लगे बाबा, वो आपने बताया था कि लड़की मेरी मदद करेगी, पैसा देगी, मैं कर्जा चुकाऊंगा, लेकिन पैसा कहाँ है बाबा? जो आपने कहा मैं सारी शर्तें मान लिया, उस लड़की को खुश रखा, जो कहती थी मैं करता था, मैं डांस भी किया, गाना भी गाया, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरे लिए किया क्या? आप ही बताओ। बाबा कहने लगे तुम शांत रहो, चलो चलो, तुम्हारा मदद जरूर मिलेगा। जो लड़की ने बोल दिया है तो मदद तो देगी ही देगी। अगर उसको मदद नहीं करना होता ना तो तुम्हें अंदर लेके पहले ही राहत नहीं जाती, तुम्हें अब भगा देती उस जगह से, लेकिन तुमने और उस लड़की ने अब तुम्हें पसंद कर लिया था, आज जरूर तुम्हारी वो मदद करेगी, चलो यहाँ से। उदास भाव से आप उस जगह से निकलते हैं। बाबा हाथ पकड़ के ले जाते हैं और उसी पार्क में बैठते हैं। और इसके बाद बाबा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर उसने अपना वादा किया है वो जरूर निभाएगी, मैं इतना जानता हूं, और तुम परेशान मत हो, बस इंतजार करो। इसके बाद वो बाबा चले जाते हैं, पार्क में बैठे रहते हैं उसी बेंच के ऊपर में। सुबह हो जाती है और तब वो चोर रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। रात को अब जो फूलदान लिए थे वो भी सब मिलाकर उनके पास में 5 हो चुका था, और सब अपने बैग के अंदर संभाल कर रखे थे। अब एक तरह से गुस्सा भी आ रहा था कि पैसा अब वो लड़की देना चाहिए था, ये तो गिफ्ट में हमें फूलदान दे दिया। और इसके बाद वो जैसे बाहर जाते थे नाश्ता पानी करने के बाद में, अब उनके पास में तो कोई ठिकाना वगैरह कोई था ही नहीं। अब ठिकाना तो यही पार्क था और दिन का उजाला था, और वो चोर रास्ते से ही आए, अब मेन रास्ते से नहीं आते थे, जो चौकीदार पहचानता था कहीं फिर न जान ले। चोर रास्ते से आकर के उसी बेंच पर बैठ करके क्या उनके मन में आता है ना, बैग खोलते हैं और वो फूलदान को निकालते हैं। अब एक ही करके फूलदान निकालते हैं तो गुलाब उसमें कोई था ही नहीं। जो भी गुलाब उसमें लगे होते थे आज सब गायब हो चुके थे, बस फूलदान ही फूलदान बचा हुआ था। आज दिन के उजाले में जब फूलदान को देखने लगे ना तो उनका होश उड़ चुका था। वो तो सोने की तरह चमक रहे थे, रगड़ने लगे उसको, इतना नॉलेज रखते थे, सोने की परख जानते थे। आज जब वो रगड़ करके पूरा जान चुके हरी तो अब तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना सारा सोना उनके पास 5
अब फूलदान के रूप में आ चुका था। उसे तो ना जाने क्या क्या कर सकते थे। सही में खुशी का ठिकाना अब उनका बहुत ज्यादा हो चुका था। और इसके बाद तो वो उस जगह पर रुके नहीं। वो जानना चाहते थे कि मैं तो परख लिया, अब एक किसी सुनार के पास चलते हैं और उसको दिखाते हैं कि भाई इसको परख कर, ये सोना है या पीतल है। दिल तेजी से धड़कता जा रहा था खुशी के मारे। हाँ, फिर एक सुनार की दुकान पर पहुंचते, एक फूलदान को निकाल करके और सुनार को कहते हैं, वो भी अधेड़ व्यक्ति, सुनार दुकान पर अकेला, छोटा सा दुकान, और वहां पर जाकर के फूलदान देते हैं कि बाबा जरा इसको देखो, ये मेरी नजर में तो सोना है, अब बताओ इसके बदले में अब तुम कितना पैसा दोगे। अब जो सुनार होता है ना, अधेड़ व्यक्ति, चश्मा अपना सही करता है और उसको फूलदान को लेता है, हाथ पर ऐसे वजन के माफिक करता है और फिर कसौटी पर रगड़ता है उसको। जब उसकी आंखें फैल जाती है ना, तब राहुल की ओर बोलता है कि देखो बच्चा, ये तुम्हारा ही है। राहुल बोले हाँ मेरा ही है। तो बच्चा, इतना पैसा मेरे पास में नहीं है, ये बहुत महंगा है, इतना पैसा मैं अब दे नहीं पाऊंगा। बच्चा, तुम किसी बड़े सुनार के पास में जाओ, वही तुम्हारा कुछ कर पाएगा। आप तो राहुल खुशी के मारे उछल चुके थे कि बिल्कुल उनका शक सही निकला, ये तो पूरा खाली सोना है। अब इसके बाद राहुल खुशी के मारे उछलने लगे थे, उस फूलदान को लेकर बैग में, और सीधा अपना घर की तरफ अब आने लगे, छुपते छुपाते और अपने घर अब देखते हुए कि कहीं कर्जे वाला लड़का तो नहीं बैठा हुआ है। लेकिन वो चोरी रास्ता सा, पतली गली से, और थोड़ा उनको अब मेहनत भी करनी पड़ती थी, बाउंड्री कूदनी भी पड़ती थी। वो कूद काद करके अपने घर में, आंगन में पहुंच गए थे। माँ बहन बैठी हुई थी चारपाई पर, जब कूदते हुए देखा तो वो डर गई, लेकिन राहुल थे। राहुल के देख करके दोनों माँ बहन अब राहुल से निपट गई थी। कहाँ थे बच्चा, कहाँ थे भैया, तुम कहाँ थे। तब राहुल कहने लगे आप रोने की काम खत्म करो, अब रोना धोना कुछ भी नहीं है। अब फिर पूरी बात तो नहीं बताते, बस उस फूलदान को देते हैं, देखो माँ मेरे पास इतना सोना आ चुका है, इस सोना को हम बेचेंगे, आप पैसा जमा करेंगे, कर्जे वाले को देंगे, अब फिर मैं दूसरा काम करूंगा। माँ और बहन खुश हो जाती है और एक तरह से यही काम करते हैं। अब एक बड़े सुनार के पास अपने माँ बहन के साथ जाते हैं और फिर एक फूलदान को अब देते हैं बड़े सुनारी के पास में। सुनार पूछता है कि इतना बड़ा सोना कहाँ से आया आपके पास में। तब राहुल बोलते हैं हमारी खानदानी है भाई, ये खानदानी है। माँ भी अब वही बात बोलते हैं कि हमारे पुरखों को दिया हुआ है। सुनार मान जाता है और इतना सारा पैसा होता है, जिसमें एक फूलदान बेचने में इतना सारा पैसा आ जाता है, जिसमें अब वो कर्जा भी चुका देते हैं और तब भी उनके पास बहुत सारा धन बच जाता है। और वो धन से एक तरह से अब उस जगह से अब खाली करके अब नया घर बनवाते हैं और उस घर में शिफ्ट होते हैं और फिर अपनी बहन का धूमधाम से शादी भी करते हैं। हाँ, तभी भी उनका पैसा बचा रहता है। अब बाकी 4 फूलदान माँ को सौंप देते हैं कि माँ इसको संभाल के रख, आगे चल करके हमारे काम आएगा। अब फिर अब वो बिजनेस तो करते नहीं जो जिसको डुबा दिए हैं, दूसरा बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो बिजनेस चल पड़ता है। अब तो राहुल अब बिल्कुल दोनों हाथ से पैसा कमा रहे थे और इसके बाद ने अब माँ ने अब राहुल का शादी भी किया, दुल्हन भी अब घर में आ चुकी थी। लेकिन अपनी दुल्हन को अब एक एक बात सब बता रहे थे राहुल कि देखो मेरे साथ में कितनी घोर विपदा आई थी। मैं अनजाने में एक दोस्त के कहने पर मैं ऐसा बिजनेस अब स्टार्ट कर दिया था जिसकी ABCD में जानता भी नहीं था। अब फिर एक एक करके सारी घटना बताते चले गए। लेकिन जो उनकी दुल्हन थी ना, सब बात तो मान गई, लेकिन वो जो बात थी ना अब उस घर के बारे में, और कहने लगी कि वो कैसा घर था, कौन थी वो लड़की।
अब राहुल क्या बताए। और तब वही लड़की कहने लगी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम किसी अनजानी लड़की से मिले हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया की है ही नहीं, वो जरूर कोई देवी होगी और तभी तो तुम्हारी मदद किया है। अब इसके बाद वाकई में राहुल को एहसास होने लगा था कि मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। वो लड़की कोई खास थी और वो बाबा भी जो पार्क में मिले थे वो कोई खास ही थे। लेकिन कौन थे ये राहुल आज तक नहीं जानते। तो दोस्तों ये थी आज की राहुल की आप बीती। ये कैसी लगी आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है, राहुल की कहानियाँ, और उसमें भी अच्छी कहानी चल रही है। तो दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना भरपूर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और ऐसी घटनाएं मैं फिर लेकर के आने वाला हूं कल की रात में। तो आप तैयार रहिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।